फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 24Q सैलरी के रिगार्डिंग है। फॉर्म 24Q सैलरी का जो TDS है उसको हम कैसे फाइल करते हैं, वो क्या है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सब हम आज देखेंगे। ये रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए हमें कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी डिटेल चाहिए, वो सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो हमारे ये वेबसाइट पे ये ब्लॉग अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, पूरा हिंदी में है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट इज़ फॉर्म 24Q TDS एंड हाउ टू फाइल इन हिंदी। ठीक है, फॉर्म 24Q सैलरी का TDS जो है वो कैसे फाइल करते हैं। तो आयकर विभाग की धारा 192 के अनुसार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते समय जो TDS काटता है, वो TDS जो है वो आयकर विभाग ने जारी किए गए स्लैब रेट के हिसाब से वो काटता है। ठीक है, एम्प्लॉयर का यह फॉर्म 24Q जो कि सैलरी के लिए होता है वह फाइल करना होता है, जिसका TDS का पेमेंट मंथली होता है और रिटर्न जो है वो क्वार्टरली होता है। इसमें सैलरी के साथ साथ TDS की डिटेल भी डालनी होती है। मतलब क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयर है, सपोज़ कि मेरा ये कंपनी है शिवम टैक्स सॉल्यूशंस, और मेरे अंडर में सपोज़ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो जब मैं उनको सैलरी दूंगा तो उनका जो है वो टैक्स में डिडक्ट कर लूँगा। TDS डिडक्ट करने के बाद उनको मैं सैलरी दूंगा। तो मैं वो जो TDS डिडक्ट करूँगा वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है मेरे टान नंबर से। तो मैं उसके लिए चलन पे बनाऊँगा, उसको पे करूँगा। चेक से कर सकता हूँ या तो फिर ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल इसके लिए क्या क्या रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि 24Q फॉर्म में 2 एनेक्स्चर होते हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। मैं आपको इतना मतलब ये सिंपल तरीके से बताऊंगा ये एनेक्स्चर 1 और 2 क्या है, कि आप जो है वो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ पाओगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। एनेक्स्चर 1 क्या होता है, तो 1 से 3 क्वार्टर के अंदर हम जो भी चलन पे करते हैं, ठीक है, जितना भी टैक्स कटा है उसका जो चलन पे करते हैं, जितनी भी एम्प्लॉय डिटेल है, जैसे कि डिडक्शन की, एम्प्लॉय का डिडक्शन कितना उनका सैलरी है, उनका TDS है, वो सभी डिटेल हम 1 से 3 क्वार्टर में डालते हैं। 4th क्वार्टर में भी वो डिटेल तो आती ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 4 क्वार्टर में ये डिटेल आती है, लेकिन 4th क्वार्टर में एनेक्स्चर 2 हमें बनाना पड़ता है। अभी एनेक्स्चर 2 क्या है दोस्तों, ये हम डिस्कस करेंगे। एनेक्स्चर 2 जो है वो एक ईयरली स्टेटमेंट होता है एम्प्लॉय का, जिसमें उसका पूरे साल का सैलरी कितना है, प्रोफेशनल टैक्स उसका कितना कटा है, उसको हमने कौन कौन सा अलाउंसेस दिए हैं, उसका डिडक्शन कितना है, ATC में, ATD में, जितने भी सेक्शंस है उसमें से उसने कौन कौन से सेक्शन में उसने पेमेंट किया, डिडक्शन लिया है, तो वो सब डिटेल आएगा। उसके बाद उसकी अदर इनकम भी है अगर कोई है तो वो डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद अगर उसको जो टैक्स पेमेंट करने का आ रहा है फाइनल, तो उससे बोलते हैं एनेक्स्चर। मतलब वन टाइप ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स काउंट करने का एक कैलकुलेशन फॉर्म होता है, वो डिटेल हमें पूरी डालनी होती है एनेक्स्चर 2 में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ये एनेक्स्चर 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में सिर्फ चालान डिटेल और एम्प्लॉय की डिटेल, जिसका TDS कटा है वो और सैलरी हमने उसको जो पे की है वो, उतना 1 से 3 क्वार्टर में होता है। और 4th क्वार्टर में जो होता है वो 1 से 3 क्वार्टर में जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन एनेक्स्चर 2 एक एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड होता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाने जा रहा हूँ विथ एग्जांपल। तो सपोज ये मैं अपने हमारी जो team.nsdl की साइट है, आप यहाँ पे जाइएगा, सर्विसेज में जाके यहाँ पे आप TDS सिलेक्ट कीजिएगा, ETDS TCS। वहाँ पे आपको दिखेगा ETDS TCS RPU वर्जन, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप ये RPU वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड RPU वर्जन 3.1 ये आपको दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको सीधा उसमें ही ले जाता हूँ, देख लीजिए।
ठीक है, ये आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप इसको अगर मैं पहले से ओपन करूँ इसको बंद करके, तो मैं आपको पूरा शुरुआत से दिखाता हूँ कि ये कैसे ओपन होगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा है RPU वर्जन 3.1। देखिए, इसको ओके करना होगा। अभी यहाँ से आपको क्या है कि फॉर्म सिलेक्ट करना है 24Q। देखिए ये यहाँ पे आ गया है 24 सैलरी के लिए, 26 अदर देन सैलरी के लिए, 27Q फॉर फॉरेन पेमेंट, 27EQ फॉर T6। हमें अभी करना है 24Q। फाइल टाइप जो है आएगा स्टेटमेंट टाइप रेगुलर आएगा, और यहाँ से आपको क्लिक टू कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म ये पूछेगा कि भाई आप कौन से फाइनेंशियल ईयर, तो सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का डालता हूँ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है प्लीज़ सिलेक्ट क्वार्टर, हम क्वार्टर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि Q4, क्योंकि इसमें ही एनेक्स्चर आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया। सपोज ये है कोई स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये इतना डिटेल डालोगे, उसके बाद ये एनेक्स्चर में हमें जाने देगा। ये देख लीजिए, अभी ये जो है वो है एनेक्स्चर। एनेक्स्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये है रो नंबर है, सीरियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे डिटेल आएगा भरने का। देख लीजिए, ये आगे जा रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड। ठीक है, फिर ये है टोटल डिडक्शंस। देख लीजिए, ये सब डिडक्शंस यहाँ पे डालने हैं। फिर ये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी आएगा। इनकम एडमिसिबल फॉर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो ये है सेक्शन 24 का लॉस, यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, ये डिडक्शन ATC के डिडक्शन है। ठीक है, ये सभी डिडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरा एनेक्सर है, ये आपको भरना होगा फिर 4th क्वार्टर में। ये 1 से 3 क्वार्टर में नहीं आएगा। ये है एनेक्स्चर 2 सैलरी डिटेल। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनेक्स्चर 1 जो हम रेगुलर बेस पे फिल करते हैं, जैसे कि TDS कितना है, पैन नंबर की क्या है। ठीक है, और ये जो है चलन डिटेल है, ये एनेक्स्चर 1 है, यहाँ पे नहीं जाने दे रहा है एनेक्स्चर 1 में जब तक हम चलन डिटेल नहीं डालेंगे। ये चलन डिटेल है, चलन डिटेल के बाद आएगा एनेक्स्चर डिटेल। तो ये एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है आपको कि आप TDS का रिटर्न कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 24Q सैलरी के लिए। तो ये था ओवरऑल एनेक्स्चर 2 सैलरी का। ठीक है, ये मैंने बेसिक इसके लिए ही मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन करके आपको ये बताने के लिए मैंने सिर्फ ओपन किया है कि एनेक्स्चर 2 क्या है। ये क्या है कि अगर मैं लिख लूँगा, आपको हिंदी में समझाऊँगा, लिख के आपको दिखाऊँगा, उससे बेटर है कि आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो हम फिर से चले जाते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये था एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। अब जाते हैं हम सैलरी के सेक्शन में। 24Q सैलरी में सैलरी के भी 192 के तहत 3 सेक्शन हैं। इसका सेक्शन जो होता है 192 है, इसमें भी 3 है, 192A, B और C। 192A में अगर आप चलन भरोगे तो वो कौन सा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी है वो, मतलब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसको TDS का पेमेंट सेक्शन 192A में करना होगा। नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी होगी उसको सेक्शन 192B में करना होगा, और यूनियन गवर्नमेंट ऑफिस होगी तो उसको 192C में करना होगा। इसके लिए हमें चलन नंबर 281 का उपयोग करना होगा सैलरी के TDS के पेमेंट के लिए। चलन नंबर 281, जैसे कि आप हमारे होम स्क्रीन पे चले जाइएगा साइट के, यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने लिंक ऑलरेडी यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ई-पेमेंट में जाइएगा, ये रहा 281 TDS TCS पेमेंट। आप यहाँ से जाके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ये चलन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, कंपनी है तो कंपनी, नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी। अगर कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको 200 सिलेक्ट करना है। रेगुलर टैक्स पेएबल एज अ टैक्स पेयर करना है, रेगुलर असेसमेंट नहीं करना है। ये कोई नोटिस का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको 400 सिलेक्ट करना है। तो आप जो है वो कोई नोटिस का पेमेंट, कोई गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर आया है उसका आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको 400 सिलेक्ट करना है।
ठीक है, तो अभी हम 200 सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपका सभी सेक्शन और वो सब आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे सभी सेक्शंस आते हैं। हमारा ये जो है आप देख सकते हो, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखा आपने, और पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये देख लीजिए। तो हमें जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है, जो भी पेमेंट करना है आपको यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप। सपोज़ मैं नेट बैंकिंग से सिलेक्ट करता हूँ। सेम आप जैसे आप अपना इंडिविजुअल टैक्स का पेमेंट करते हो वैसे ही यहाँ पे आपको टान नंबर डालना है जो भी है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, एड्रेस और वो सब ईमेल आईडी डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो ये मैंने आपको एक पेमेंट भी बता दिया कि आपको पेमेंट कैसे करना है और कहाँ से करना है। इसका चालान का नंबर याद रखिएगा, चालान नंबर है 281। चलो फिर से हम चले जाते हैं हमारे यहाँ पे साइट पे। तो ये पेमेंट का भी मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अभी जो है फॉर्म 24Q से जुड़ी हुई पेनल्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें भी पेनल्टी काफ़ी सारी है और काफ़ी सारे बंदे ये भी गलती बहुत करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को या फिर फर्म को या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस को पेनल्टी आती है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, तो पहली पेनल्टी है इंटरेस्ट की पेनल्टी। अगर TDS नहीं काटा है तो क्या लगेगा पेनल्टी? 1% हर महीने, तो महीने का एक भाग कटौती की तारीख से वास्तविक कटौती की तारीख तक। दूसरा है TDS जमा नहीं करवाया है तो, TDS नहीं काटा है तो, और काटा नहीं है और ये जो है वो जमा नहीं करवाया, काटा है लेकिन जमा नहीं करवाया, तो 1.5% हर महीने का एक भाग वास्तविक कटौती की तारीख से भुगतान की तारीख तक। अभी ये क्या है, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आज ये अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, मतलब चला गया है, आप समझ लो कि अभी चल रहा है। अप्रैल मंथ का पेमेंट जो है मुझे मई में करना है 7 तारीख तक। अगर मैं 8 तारीख को पेमेंट करता हूँ तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ अप्रैल महीने का ही इंटरेस्ट पे करना होगा 1% के हिसाब से। तो दोस्तों ये बात गलत है। अगर आप 8 तारीख को पेमेंट करते हो तो आपको 2 महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा। 2 महीने के ब्याज की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हर महीने और महीने का एक भाग रूप, मतलब एवरी मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अप्रैल का तो ब्याज देना होगा, आपको मई का भी देना होगा, समझे? तो 2 महीने का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। वैसे ही ये 1.5% भी इसके हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। आई होप इसमें आपको कोई अभी डाउट नहीं रहेगा कि 1% के हिसाब से आपको कितने महीने का गिनना है पेनल्टी, 1 मंथ का गिनना है या 2 मंथ का गिनना है। ठीक है, अगर आपने मई नहीं जून में किया है तो आप दो की जगह 3 महीने का गिन लीजिए, अप्रैल मई और जून। जुलाई में पेमेंट कर रहे हो तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का गिन लीजिए 1% के हिसाब से। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। अभी जाएंगे हम लेट फाइलिंग पेनल्टी अंडर सेक्शन 234E। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रतिदिन 200 रुपये। ये डेट आप मिस करोगे दोस्तों तो हर दिन 200 रुपये की पेनल्टी पे करनी होगी। सो आप इस पे बहुत ही कॉन्शियस हो जाइए, लास्ट डेट का इम्पोर्टेंस समझिए। और पर डे 200 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप गवर्नमेंट को वैसे ही दे रहे हैं फोकट में, तो इससे बचिए और टाइम सर रिटर्न फाइल कीजिए। प्रतिदिन 200 है और रिटर्न दाखिल करने तक अधिकतम जुर्माना TDS की राशि के बराबर हो सकता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमारा एक क्वार्टर जो है 4th क्वार्टर, उसमें हमारा टोटल TDS सब मिला के 10,000 होता है। 10 एम्प्लॉय का 1,000 करके 10,000 का TDS होता है। हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, लेट फाइल किया। तो कितने दिन हमने लेट फाइल किया, तो 200 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी 30 दिन का लगेगा, आपको 6,000 रुपये, ठीक है। फिर 60 डेज अगर आपने 2 महीने बाद रिटर्न फाइल किया तो आपको पेनल्टी 12,000 रुपये लगेगा। लेकिन दोस्तों 12,000 जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए जुर्माना कितना है, अधिकतम TDS की राशि के बराबर। जो टोटल TDS हमने पे किया है वो 10,000 ही था, उससे ज़्यादा की लायबिलिटी हमारी नहीं थी।
तो प्रतिदिन 200 कब तक ये जाएगा? ये 10,000, हमारा जो टोटल पेमेंट 10,000 है, 10,000 से ऊपर नहीं जा सकेगी ये पेनल्टी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो वर्डिंग है उसको मैं आपको पूरा कंप्लीटली बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है उतना आसान नहीं है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। 200 रुपये आपको तब तक ही लगेगा पेनल्टी जब तक कि आपकी TDS की अमाउंट के ऊपर नहीं चली जाती वो पेनल्टी, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पे आप 2 महीना लेट करोगे और आपका फोर्थ क्वार्टर का टोटल मिला के TDS 10,000 ही होता है, तो ये पेनल्टी 10,000 के ऊपर नहीं जा सकती दोस्तों। फिर आपने 2 महीने के बाद किया या 3 महीने के बाद किया या 4 महीने के बाद किया या 1 साल के बाद, आपको 200 रुपये के हिसाब से पेनल्टी जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 12,000, 15,000, 20,000 नहीं हो सकती, क्योंकि आपका लायबिलिटी ही 10,000 का था। तो ये एक चीज़ है। अभी हम आ जाते हैं सेक्शन 271H, नॉन फाइलिंग ऑफ 24Q, TDS रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या है? तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख तक की यहाँ पे पेनल्टी है। इसमें भी कई मतलब इसमें भी एक नोट है कि यहाँ पे ये पेनल्टी नहीं लग सकती अगर आपने ये चीज़ें की है। आप सरकार को TDS जमा कर देते हो, ठीक है, ये आप नॉन फाइलिंग है लेकिन आप सरकार को टैक्स पे कर देते हो, ठीक है, उसको ब्याज के साथ फीस जमा कर देते हो और नियत तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले रिटर्न दाखिल कर देते हो, तो यह पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों TDS के रिगार्डिंग, पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग, कैसे फाइल करते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, ठीक है, कोई आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर ज़्यादा भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल और वो सब भी व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे, सॉरी, ये अपना शिवम टैक्स सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप सीधा व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो मुझे। वो फैसिलिटी भी मैंने वेबसाइट पे दी हुई है, तो जाइए आप और विज़िट कीजिए, एक बार देखिए कैसा आपको सब इंटरफेस मिलता है, कैसा आपको ये ब्लॉग्स है। ब्लॉग्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।